चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 8। ठीक है, और आज हमें पढ़ना है एपोप्टोसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एपोप्टोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल की डेथ तो हुई लेकिन प्रोग्राम्ड तरीके से। ठीक है, तो पहले कहते थे कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस, लेकिन फिर बात को देखा गया कि बॉडी में और भी सेल डेथ हैं जो प्रोग्राम्ड तरीके से होती हैं, जैसे नेक्रोप्टोसिस, ये भी प्रोग्राम तरीके से सेल की डेथ होती है, और पायरोप्टोसिस ये भी प्रोग्राम सेल डेथ है, और नेट मतलब न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप ये भी प्रोग्राम तरीके से सेल की डेथ होती है। ठीक है, तो देखो आप सिर्फ एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बात इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है। ठीक है, इसलिए हमें एपोप्टोसिस की एक नई डेफिनेशन देनी पड़ी, और वो न्यू डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। देखो न्यू डेफिनेशन है कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ तो है लेकिन एपोप्टोसिस में कैस्पेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसलिए आप एपोप्टोसिस की नई डेफिनेशन याद करना कि कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, चलिए अब देखो कैस्पेज को देख लेते हैं। कैस्पेज क्या है? एंजाइम। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो कैस्पेज के लास्ट में एज शब्द आ रहा है ना, और एज शब्द एंजाइम्स में आता है। ठीक है, तो ये एक एंजाइम है। सी मतलब ये सिस्टीन अमाइनो एसिड को कंटेन करता है। एस पे मतलब एस्पार्टिक एसिड, मतलब ये सिस्टीन कंटेनिंग एंजाइम है जो किसी भी मॉलिक्यूल को कट करता है आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सिस्टीन कंटेनिंग एंजाइम है जो किसी भी मॉलिक्यूल को कट करता है एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू के बाद। जैसे मान लो ये कोई एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल को कैस्पेज काटेगा, तो ये जो कैस्पेज है ये सबसे पहले क्या देखेगा कि एस्पार्टिक एसिड कहाँ है। जैसे ही इसको एस्पार्टिक एसिड दिखेगा तो ये उसके बाद मॉलिक्यूल को कट कर देगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर इसको एस्पार्टिक एसिड दिखेगा तो ये मॉलिक्यूल को कट कर देगा, फिर इसको एस्पार्टिक एसिड दिखेगा तो ये मॉलिक्यूल को कट कर देगा। ठीक है, तो फाइनल कैस्पेज क्या है? सिस्टीन कंटेनिंग एंजाइम्स विच ब्रेक्स मॉलिक्यूल आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो एपोप्टोसिस के बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक सेल सुसाइड है, जबकि पिछले लेक्चर में हमने नेक्रोसिस पढ़ा था, तो नेक्रोसिस क्या था? वो एक्सीडेंट था। ठीक है, देखो ये सेल सुसाइड इसलिए है क्योंकि एक सेल बॉडी के अंदर तब तक ही जिंदा रहता है या तब तक ही लाइव रहता है जब तक वो बॉडी को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रहा हो। ठीक है, अगर कोई भी सेल बॉडी को फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो वो एपोप्टोसिस कर जाएगा, मतलब सुसाइड कर लेगा। ठीक है, चलिए अब वो सुसाइड क्यों करेगा? मान लो उसका डीएनए डैमेज हो गया या मिसफोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना एपोप्टोसिस एक सेल सुसाइड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिंगल सेल या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एपोप्टोसिस में, जबकि आपने नेक्रोसिस में पढ़ा था लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते थे। ठीक है, चलिए तीसरी पॉइंट, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, जबकि नेक्रोसिस आपने पढ़ा था वो पैसिव प्रोसेस था। ठीक है, अब देखो एपोप्टोसिस एक एक्टिव प्रोसेस क्यों है? देखो एपोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या है? कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सेल की डेथ को हम प्रोग्राम्ड करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, रेगुलेटेड बाय जीन्स। ये बहुत सारे जीन से रेगुलेट होता है। ठीक है, और जीन्स की वजह से ही तो हम इसको प्रोग्राम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जीन्स कौन कौन से जीन्स की वजह से ये रेगुलेट होता है वो ध्यान रखना। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, ये जीन्स हैं जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रो एपोप्टोसिस मतलब जो एपोप्टोसिस को इंक्रीज करेंगे, एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब ऐसे जीन्स जो एपोप्टोसिस को सप्रेस करेंगे उनको कहते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ,
प्रो एपोप्टोटिक जीन एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करेंगे, जबकि एंटी एपोप्टोटिक जीन एपोप्टोसिस को सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल से सेल में प्रो एपोप्टोटिक जीन भी प्रेजेंट होते हैं और एंटी एपोप्टोटिक जीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मान लो एक नॉर्मल सेल है, उसको ग्रोथ फैक्टर अच्छे से मिल रहे हैं, कोई भी डीएनए डैमेज नहीं है, मिसफोल्डेड प्रोटीन भी एक्यूमुलेट नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल सेल में जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है, ठीक है, मतलब ऐसा जीन जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, जबकि जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है, मतलब ऐसा जीन जो एपोप्टोसिस को बढ़ाता है, तो वो कम रहेगा, मतलब वो इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, इसलिए सेल एपोप्टोसिस नहीं करेगा। लेकिन मान लो किसी सेल का डीएनए डैमेज हो गया या मिसफोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे, तो क्या होगा, तो प्रो एपोप्टोटिक जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा और एंटी एपोप्टोटिक जीन कम एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाएगा सेल का। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आगे भी समझाऊंगा। चलिए देखो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं एपोप्टोसिस के। देखो, पहला सेलुलर श्रिंकेज करता है। ठीक है, जबकि आपने नेक्रोसिस में पढ़ा था, नेक्रोसिस में होता था सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, चलिए, और ये अर्लीस्ट फीचर है एपोप्टोसिस का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्लीस्ट फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, तो आंसर जाएगा सेलुलर श्रिंकेज, मतलब ये अपने साइज को श्रिंक कर लेता है। चलिए, दूसरा पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, देखो एपोप्टोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज नहीं होती, वो एकदम इंटैक्ट रहती है, जबकि नेक्रोसिस में हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट कर जाती है। ठीक है, चलिए, अब देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी तो जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो बाहर लीक नहीं करेंगे। अगर सेल के कंपोनेंट्स बाहर लीक नहीं करेंगे तो कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगी। तो ध्यान रखना, एपोप्टोटिक सेल में कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है, जबकि हमने नेक्रोसिस में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, तो जो भी सेल का कंटेंट है वो बाहर चला जाता है, तो फिर इन्फ्लामेशन होने लगती है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती है, जबकि नेक्रोसिस में होती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, मतलब जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस कर जाता है। और ध्यान रखना, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो है वो होता है आपका क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो एग्जामिनर यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, एक अर्लीस्ट फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, तो आपको आंसर देना है सेलुलर श्रिंकेज। दूसरा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, तो आपको आंसर देना है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। चलिए, अब देखो कीमोथेरेपी देखते हैं। देखो, कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी में होता है कैंसर सेल की डेथ। ठीक है, मतलब किसी को कैंसर हुआ तो हम उसको कीमोथेरेपी देते हैं, और कीमोथेरेपी में होता क्या है, कैंसर सेल्स की डेथ। ठीक है, तो कैंसर सेल की डेथ होती है कीमोथेरेपी में। अब ये कैंसर सेल की डेथ किस किस तरीके से होती है, तो ध्यान रखना, एक होती है एपोप्टोसिस की वजह से, एक होती है नेक्रोसिस की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी में एपोप्टोसिस होता है या नेक्रोसिस, तो आपको आंसर देना है एपोप्टोसिस भी होता है और नेक्रोसिस भी होता है। ठीक है, चलिए, अब देखो, लेकिन एपोप्टोसिस ज़्यादा होता है, जैसे 80%, और नेक्रोसिस कम होता है, मतलब 20%। मतलब कीमोथेरेपी में होते तो दोनों हैं, एपोप्टोसिस भी नेक्रोसिस भी, लेकिन ज़्यादा कौन होता है, एपोप्टोसिस, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अब देखो, तो एपोप्टोसिस के लिए बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक प्रो एपोप्टोटिक जीन हम पढ़ चुके हैं, ये एपोप्टोसिस को इंक्रीज करता है। एंटी एपोप्टोटिक जीन, ये एपोप्टोसिस को डिक्रीज करता है। ठीक है, और एक होते हैं स्ट्रेस सेंसर। स्ट्रेस सेंसर क्या होते हैं ना, मान लो कोई भी स्ट्रेस आया सेल के पास, तो उसको सेंस करते हैं हमारे स्ट्रेस सेंसर। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखना, प्रो एपोप्टोटिक जीन को और एंटी एपोप्टोटिक जीन को कंबाइन कर ही हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये नोट पॉइंट ध्यान रखो, वही प्रोटो ऑन्कोजीन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक जीन एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन। ये MCQ है। ठीक है, चलिए,
अब देखो प्रो एपोप्टोटिक जीन होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो प्रो एपोप्टोटिक जीन पहला है p53 जीन, दूसरा है बैक, तीसरा है बैक्स, चौथा है BCLXS, ठीक है, और पांचवा है एक ड्रग जिसका नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक जीन कौन से जीन होते हैं? जो एपोप्टोसिस को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये 4 जीन हैं जो एपोप्टोसिस को बढ़ाते हैं, ये आपको रटे होने चाहिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQ पूछे जाते हैं। एक है p53 जीन, एक है बैक, एक है बैक्स, एक है BCLXS, ठीक है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो एपोप्टोटिक जीन कौन सा होता है? तो वो होता है p53, ठीक है। देखो ये तो हो गए जीन, लेकिन एक ड्रग भी होता है जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है, उस ड्रग का नाम क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो अब देखते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन, ठीक है। चलिए पहला BCL2, दूसरा MCL1, तीसरा BCLXL, ठीक है। तो ये 3 जीन होते हैं जो एपोप्टोसिस को सप्रेस करते हैं या इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, एक होता है BCL2, MCL1, BCLXL, और ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है BCL2, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर देखो, यह है BCLXS और यहाँ पर क्या है? BCLXL। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना BCLXL में L आ रहा है, L मतलब लोअर, L मतलब लोअर, मतलब BCLXL एपोप्टोसिस को लो करता है, मतलब एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, इसलिए ये एंटी एपोप्टोटिक का एग्जाम्पल है। जबकि देखो BCLXS में S आ रहा है, S मतलब स्टिमुलेट, मतलब BCLXS एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करता है, इसलिए ये प्रो एपोप्टोटिक जीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ट्रिक थी जिससे आप कंफ्यूज ना हो दोनों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो कुछ स्ट्रेस सेंसर भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो एक होता है बिम, एक होता है बैड, एक होता है बिड, एक होता है नोक्सा, एक होता है प्यूमा, ठीक है। तो ये 5 स्ट्रेस सेंसर होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, बहुत MCQ पूछे जाते हैं। सॉरी, अब देखो ट्रिक देख लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है? बिमला बैड इन बिडिंग इन कंपनी लाइक नोक्सा एंड प्यूमा, ठीक है। देखो बिमला एक लड़की है जो बुरी है बिडिंग में, बिडिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है, और वो किस कंपनी में काम करती है? नोक्सा में और प्यूमा में, ठीक है। तो बिमला बैड इन बिडिंग इन कंपनी नोक्सा एंड प्यूमा, ठीक है। बाकी आप अपने और भी निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है, बाकी मुझे तो ये मालूम है, ठीक है। चलिए अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं एपोप्टोसिस के, ठीक है। तो ध्यान रखना एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दो नेक्रोसिस जब हमने पढ़ा था तो वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। चलिए अब देखो फिजियोलॉजिकल का पहला एग्जाम्पल है ऑर्गेनोजेनेसिस में या एम्ब्रियोजेनेसिस में, ठीक है, मतलब डिजिट फॉर्मेशन में या ईसोफेगस के फॉर्मेशन में, ठीक है। देखो जब हमारा एम्ब्रियो बन रहा होता है तो हमारे जो हाथ होते हैं, हैंड जो होता है वो इस तरह से होता है, मतलब पूरी तरह से चिपका हुआ होता है, ठीक है, कोई भी डिजिट्स नहीं बनते हैं। लेकिन फिर इस तरह से डिजिट बनना चालू होते हैं, और वो डिजिट क्यों बनना चालू होते हैं? क्योंकि बीच में जो हमारे सेल्स हैं ये मरना चालू कर देते हैं एपोप्टोसिस की वजह से, इसलिए आपको डिजिट फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? बहुत बार क्या होता है डिजिट सेपरेट नहीं कर पाते, मान लो ये 5 डिजिट है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, लेकिन मान लो इस तरह से कोई डिजिट चिपका हुआ रह गया, तो ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हमने नाम देते हैं सिंडेक्टिली, ठीक है। दूसरी चीज ईसोफेगस, ठीक है। देखो ईसोफेगस जब शुरू में बनता है तो ये एक रोड लाइक ऑर्गन होता है, मतलब ये होलो स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन बाद में क्या होता है जो ईसोफेगस के सेंटर वाले सेल होते हैं वो एपोप्टोसिस कर जाते हैं, इसलिए वो होलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तभी देखो हम खाने को स्टोमक तक पहुंचा पाते हैं। अगर मान लो एपोप्टोसिस ही फेल हो जाता तो ईसोफेगस
सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह रहता, मतलब आप खाने को स्टोमक तक नहीं पहुंचा पाते, मतलब आपकी डेथ हो जाती। ठीक है, तो इसलिए एपोप्टोसिस बहुत बार ज़रूरी भी होता है, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस में। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर देखो, ये एक इस तरह से नॉर्मल डिजिट होता है, सॉरी इस तरह से नॉर्मल हैंड होता है, लेकिन बात को फिर यहाँ पर एपोप्टोसिस होता है और आपको फिंगर मिल बनती हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये एक ईसोफेगस एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके बीच वाले सेल एपोप्टोसिस कर जाते हैं, इसलिए आपको एक होलो स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल, न्यूट्रोफिल क्लियरेंस। ठीक है, देखो जैसे इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हुई, मान लो कोई भी सेलुलर कंटेंट बाहर आया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, तो न्यूट्रोफिल जाएंगे और उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल गए और मान लो उन्होंने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे या एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट आया था उसको ख़त्म कर दिया, मतलब न्यूट्रोफिल ने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद न्यूट्रोफिल वापस में ब्लड वेसल में नहीं जाते हैं, उसके बाद न्यूट्रोफिल का एपोप्टोसिस हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर देखो, ये न्यूट्रोफिल है ब्लड वेसल में, मान लो कोई बैक्टीरिया आया या सेलुलर कंटेंट लीक किया तो ये न्यूट्रोफिल बाहर आ जाएगा और इस बैक्टीरिया को या सेलुलर कंटेंट को मार देगा। ठीक है, मतलब ये जैसे ही अपना काम पूरा कर लेता है तो ये वापस ब्लड वेसल में नहीं जाता, ये क्या करता है, एपोप्टोसिस करता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कीमोटैक्सिस इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, देखो न्यूट्रोफिल निकला, बैक्टीरिया तक गया, बैक्टीरिया को खाया, लेकिन ये वापस नहीं आया, मतलब ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बाद में एपोप्टोसिस हो गया। ठीक है, चलिए और देखो तीसरा फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल है न्यू वेस्कुलराइजेशन। ठीक है, देखो जब वेसल्स बन रही होती हैं तो कुछ वेसल्स एक्स्ट्रा बन जाती हैं जो हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, तो उन वेसल्स को भी कौन डिग्रेड करता है, एपोप्टोसिस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एंडोमेट्रियल शेडिंग। ठीक है, वही सबको पता है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वही हार्मोनल विड्रॉल हो जाते हैं कुछ, तो जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड कर जाती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है एपोप्टोसिस का। ठीक है, इंट्रा बोन मैरो एपोप्टोसिस। ठीक है, देखो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में बहुत सारे सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब कुछ तो नॉर्मल सेल्स बनते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, मतलब जिनका डीएनए डैमेज होगा या जिनका शेप ऑल्टर्ड होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो सेल्स रहे हैं, जो ऑल्टर्ड सेल हैं, ये बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, इसलिए बॉडी क्या करती है, इन सेल्स का एपोप्टोसिस करा देती है। ठीक है, चलिए तो ये सारे एग्जाम्पल हैं 5 फिजियोलॉजिकल। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए देखो पैथोलॉजिकल का पहला एग्जाम्पल है कीमोथेरेपी। वही बात है, कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कैंसर सेल की डेथ करवाते हैं, वो एपोप्टोसिस की वजह से भी होती है और नेक्रोसिस की वजह से भी। ठीक है, दूसरा किसी भी सेल का अगर डीएनए डैमेज हो गया तो वो एपोप्टोसिस कर जाता है, तो ये भी एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का। तीसरा, किसी भी सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गए तो वो भी एपोप्टोसिस कर जाता है, और ये भी एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का। ठीक है, चौथा वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, देखो वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। ठीक है, फिर एपोप्टोसिस के बाद काउंसिलमैन बॉडीज मिलती हैं, और ध्यान रखना ये काउंसिलमैन बॉडीज जो हैं ये एपोप्टोटिक बॉडीज ही हैं। ठीक है, वही बात है, काउंसिलमैन बॉडीज एपोप्टोटिक बॉडीज ही हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी। पैथोलॉजिकल के 4 एग्जाम्पल हैं, कीमोथेरेपी, एक डीएनए डैमेज, एक मिसफोल्डेड प्रोटीन या एक वायरल हेपेटाइटिस में। ठीक है, और ये काउंसिलमैन बॉडीज जो होती हैं ये एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं। फिजियोलॉजिकल में पहला एग्जाम्पल है ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें होता है डिजिट फॉर्मेशन या ईसोफेगस का मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखो ये हो गया डिजिट फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये वाले सेल
ये वाले सेल खत्म होना चालू हो जाएंगे। इसलिए ईसोफेगस शुरू में तो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है लेकिन बाद को होलो स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लिनिकल कंडीशन भी होती है, जब फिंगर्स फ्यूज रह जाती हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं सिंडेक्टिली, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल है न्यूट्रोफिल क्लियरेंस, जो कि होता है इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। अब देखो कीमोटैक्सिस जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, ये मैं समझा चुका हूँ। और न्यू वेस्कुलराइजेशन में भी आपको एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। एंडोमेट्रियल शेडिंग भी एक फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल है एपोप्टोसिस का। और इंट्राबोन मैरो एपोप्टोसिस। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। चलिए शुरू करते हैं। देखो मैकेनिज्म में दो पाथवे होते हैं, एक होता है इनिशिएशन पाथवे, एक होता है एग्जीक्यूशन पाथवे। इनिशिएशन में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। ध्यान रखना, इनिशिएशन पाथवे में कैस्पेस 8, 9, 10 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वहीं इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9 इन्वॉल्व होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 8 इन्वॉल्व होता है और कैस्पेस 10 इन्वॉल्व होता है। कैस्पेस 8 मिलता है लोअर एनिमल्स में, जबकि कैस्पेस 10 मिलता है ह्यूमंस में, ठीक है। वहीं एग्जीक्यूशन में कैस्पेस 3, 6, 7 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि इनिशिएशन पाथवे में कौन कौन से कैस्पेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको आंसर देना कैस्पेस 8, 9, 10। दूसरा क्वेश्चन बनता है एग्जीक्यूशन पाथवे में कौन कौन से कैस्पेस इन्वॉल्व होते हैं, आपको आंसर देना है कैस्पेस 3, 6, 7। तीसरा क्वेश्चन बनता है इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सा कैस्पेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखो इंट्रिंसिक का आई देखो, इंट्रिंसिक का आई देखो, ये 9 की तरह लग रहा है ना, ठीक है। तो आई को 9 की तरह बनाना, इससे आपको पता लगेगा या ध्यान रहेगा कि कैस्पेस 9 इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से कैस्पेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको आंसर देना है कैस्पेस 8 और कैस्पेस 10, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है लोअर एनिमल्स में कौन सा कैस्पेस होता है, तो आपको आंसर देना है कैस्पेस 8। छठा क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमंस में कौन सा कैस्पेस होता है, तो आपको आंसर देना है कैस्पेस 10, ठीक है। देखो 8 में भी 8 की स्पेलिंग भी ई से स्टार्ट होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक की स्पेलिंग भी ई से स्टार्ट होती है। इससे आपको पता चलेगा कि एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस 8 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रिंसिक पाथवे। चलिए देखो इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं या फिर इसको हम मेजर पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको इंट्रिंसिक पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में होता क्या है। देखो ये मान लो एक नॉर्मल सेल है। अब मान लो किसी भी कारण ग्रोथ फैक्टर आपके रिड्यूस हो गए। जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिड्यूस हो जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे स्ट्रेस सेंसर, ठीक है। अभी स्ट्रेस सेंसर सेंस कर लेंगे कि ग्रोथ फैक्टर रिड्यूस हो गए, ठीक है। और स्ट्रेस सेंसर हम पीछे पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं, बिम, बिड, नोक्सा, प्यूमा, ठीक है, पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं। अब ये स्ट्रेस सेंसर स्ट्रेस कर लेंगे कि ग्रोथ फैक्टर कम हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है वो सप्रेस कर जाएंगे, ठीक है। अब प्रो एपोप्टोटिक जीन कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ये होता है P53, बैक्स, BCL, XS, ठीक है। जबकि एंटी एपोप्टोटिक जीन कौन कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये होता है BCL2, MCL1, BCL, XL, ठीक है। तो अगर ग्रोथ फैक्टर रिड्यूस हुआ, स्ट्रेस सेंसर ने सेंस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रो एपोप्टोटिक जीन एक्सप्रेस करने लगेंगे, एंटी एपोप्टोटिक जीन सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। अब देखो ये IAP क्या है, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस नॉर्मली प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रखता है, ठीक है। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है साइटोक्रोम C, एक होता है स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल,
ठीक है। अब देखो मैं पूरी कहानी को नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। देखो मान लो ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल है, ठीक है, तो स्ट्रेस सेंसर ग्रोथ फैक्टर को सेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है वो सप्रेस रहेगा, जबकि एंटी एपोप्टोटिक जीन जो है वो एक्सप्रेस्ड रहेगा या एक्टिव रहेगा, ठीक है। देखो एंटी एपोप्टोटिक जीन क्या होता है, जो एपोप्टोसिस को रोकता है। प्रो एपोप्टोटिक जीन कौन सा होता है, जो एपोप्टोसिस को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल है तो एंटी एपोप्टोटिक जीन स्टिमुलेट रहेगा, जबकि प्रो एपोप्टोटिक जीन इनहिबिट रहेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल है या साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेंगे, ठीक है। देखो ये येलो कलर के आपको चैनल दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चैनल क्लोज्ड रहेंगे अगर एंटी एपोप्टोटिक जीन स्टिमुलेट करता रहेगा तो, ठीक है। अगर ये चैनल क्लोज्ड रहेंगे तो साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा, स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जाएंगे तो एपोप्टोसिस नहीं होगा, ठीक है। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन मान लो ग्रोथ फैक्टर कम हो गया तो स्ट्रेस सेंसर ने सेंस किया, फिर क्या हुआ, फिर प्रो एपोप्टोटिक जीन बढ़ जाएंगे, एंटी एपोप्टोटिक जीन घट जाएंगे। मतलब ऐसे जीन जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे वो बढ़ गए, मतलब एकदम स्टिमुलेट हो गए। जबकि एंटी एपोप्टोटिक जीन मतलब ऐसे जीन्स जो एपोप्टोसिस को रोक रहे थे वो सप्रेस हो गए। फिर क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये अपनी परमिएबिलिटी लूज करने लगेगी। मतलब ये जो चैनल्स है ये ओपन होने लगेंगे। अगर ये चैनल्स ओपन होने लगेंगे ना, तो ये स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल और साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से लीक आउट कर जाएगा। और जैसे ही ये दोनों मॉलिक्यूल लीक आउट कर जाएंगे तो एपोप्टोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे बहुत आसान है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब मान लो ग्रोथ फैक्टर रिड्यूस हो गए, स्ट्रेस सेंसर ने सेंस किया, प्रो एपोप्टोटिक जीन एक्सप्रेस कर गए, एंटी एपोप्टोटिक जीन सप्रेस कर गए। उससे क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी परमिएबिलिटी को लॉस्ट कर गया, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ गया और स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल भी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल का इंतजार कर रहा होता है एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, ठीक है। देखो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। देखो इसके नाम में ही सही लग रहा है ना कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही साइटोक्रोम सी बाहर आया, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 इसका इंतजार कर रहा होता है, वैसे ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं और बना लेते हैं एपोप्टोसोम, ठीक है। चलिए अब ये एपोप्टोसोम क्या करेगा ना, एपोप्टोसोम एक्टिव करेगा प्रोकैस्पेज 9 को, एपोप्टोसोम कन्वर्ट कर देगा प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में, मतलब ये एक्टिव कर देगा कैस्पेज 9 को, ठीक। अब देखो प्रोकैस्पेज 9 नॉर्मली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही एपोप्टोसोम बना, ठीक है, मतलब साइटोक्रोम सी कंबाइन हुआ APAF1 फैक्टर से, वैसे ही प्रोकैस्पेज 9 कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 9 में, मतलब एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो कैस्पेज 9 है ये एक्टिव करेगा एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज कौन कौन से होते थे, 6, 3, 7, ठीक है। चलिए एक चीज और ध्यान रखो, ये जो मॉलिक्यूल है इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये इनहिबिट करता है एपोप्टोसिस को, ठीक है। तो ये IAP क्या करेगा, इनहिबिट करेगा प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में कन्वर्ट होने के में, मतलब एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9 को इनहिबिट करेगा, मतलब चाहेगा कि ये कैस्पेज 9 इनहिबिट रहे, ठीक है। लेकिन वहीं देखो साइटोक्रोम सी तो लीक किया था, उसके साथ स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल भी लीक करा था, ठीक है। अब ये स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनहिबिट करेगा IAP को। अब अगर स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल IAP को इनहिबिट करेगा तो क्या IAP
एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज को रोक पाएगा नहीं। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, एकदम मजेदार है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैं एक बार समराइज कर देता हूं हर एक चीज को। ठीक है, चलिए देखो, ग्रोथ फैक्टर रिड्यूस हुए, स्ट्रेस सेंसर ने सेंस किया, प्रो एपोप्टोटिक जीन बढ़ गए, एंटी एपोप्टोटिक जीन घट गए, या फिर ये कहें ये सप्रेस हो गए, ये एक्सप्रेस कर गए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ने माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी परमिएबिलिटी को लॉस्ट कर दिया और ये साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आ गए। स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल भी माइटोकॉन्ड्रिया से लीक होकर साइटोप्लाज्म में आ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, साइटोक्रोम सी एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 से कंबाइन कर गया और फॉर्मेशन हो गया किसका, एपोप्टोसोम का। ठीक है, फिर एपोप्टोसोम ने क्या किया, कैस्पेज 9 को एक्टिव कर दिया। फिर कैस्पेज 9 ने क्या किया, एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिव कर दिया। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 7। ठीक है, वहीं साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल और था जो इनहिबिट कर रहा था एपोप्टोसिस को, जिसका नाम था इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अब देखो आईएपी इनहिबिट कर रहा था एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9 को, लेकिन ये जो स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल है जो लीक आउट होकर आया है माइटोकॉन्ड्रिया से, ये इसको इनहिबिट कर देगा। अगर ये इसको इनहिबिट कर देगा तो एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9 को नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बस ये सारी कहानी थी इंट्रिंसिक पाथवे की। मैंने अपना बेस्ट दिया है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, स्मैक डायवलो मॉलिक्यूल जो है वो ये प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है, जबकि आईएपी जो है ये एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखो ये प्रो एपोप्टोटिक क्यों है, क्योंकि ये एपोप्टोसिस को बढ़ा रहा है। ये एंटी एपोप्टोटिक क्यों है, क्यों ये एपोप्टोसिस को घटा रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। अब एक्सट्रिंसिक देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो डेथ रिसेप्टर क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, चलिए तो डेथ रिसेप्टर होते हैं टीएनएफ रिसेप्टर या फास्ट रिसेप्टर। ये 2 डेथ रिसेप्टर होते हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो डेथ रिसेप्टर से डरो मत। डेथ रिसेप्टर सिंपल सी ये चीज़ है, मान लो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमें कुछ ऐसे रिसेप्टर देखने को मिले जो एपोप्टोसिस में काम करते हैं या एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं या एपोप्टोसिस के स्टार्ट होने में हेल्प करते हैं। तो एपोप्टोसिस की वजह से क्या होती है, सेल की डेथ, इसलिए हमने इन रिसेप्टर को नाम दे दिया डेथ रिसेप्टर। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक टीएनएफ रिसेप्टर, एक फास्ट रिसेप्टर। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज रट लेना है। ठीक है, और फास्ट रिसेप्टर को CD95 भी कहते हो आप। ठीक है, चलिए और टीएनएफ रिसेप्टर जो है ये बेस्ट डिफाइन डेथ रिसेप्टर है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है MCQ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे का मैकेनिज्म। चलिए देखो, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये है डेथ रिसेप्टर। ठीक है, अब ये जो रेड मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, इसको आप कहोगे डेथ लिगेंड। सॉरी, आप डेथ लिगेंड क्यों कहोगे, क्यों, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो स्टिमुलेट कर रहे हैं डेथ रिसेप्टर को। ठीक है, चलिए देखो, मान लो अगर फास्ट रिसेप्टर है, 1 मिनट रुकिए यार, माइक गिर गया। ठीक है, ठीक है, देखो अगर ये फास्ट रिसेप्टर है तो इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, फास्ट लिगेंड। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो डेथ रिसेप्टर है इसके साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसका नाम है एडेप्टर मॉलिक्यूल, एडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला है ये है एडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, फिर ये एडेप्टर प्रोटीन के साथ प्रोकैस्पेज 8 और 10 जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही डेथ लिगेंड आता है और ये बॉन्ड बनाता है डेथ रिसेप्टर से, तो ये एक्टिव कर देता है एडेप्टर प्रोटीन को। अब अगर एडेप्टर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट कर देता है प्रोकैस्पेज 8 और 10 को इंटू कैस्पेज 8 और 10 में। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से दोहराता हूँ, मान लो ये डेथ रिसेप्टर है, अगर कोई डेथ लिगेंड आया, ठीक है, तो डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट कर देंगे एडेप्टर प्रोटीन को। फिर एडेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है प्रोकैस्पेज 8 और 10।
फिर ये एडेप्टर प्रोटीन कन्वर्ट कर देगा प्रोकैस्पेज 8 और 10 को कैस्पेज 8 और 10 में, ठीक है। फिर ये कैस्पेज 8 और 10 एक्टिवेट कर देंगे एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को। एग्जीक्यूशनल कैस्पेज कौन कौन से होते हैं? कैस्पेज 3, 6, 7, ठीक है। चलिए, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक मॉलिक्यूल होता है फिलिप। ये फिलिप प्रेजेंट होता है कुछ वायरसेस में और ह्यूमन सेल में, ठीक है। और ये इनहिबिट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है। मतलब ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट कैसे करता है? इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज, मतलब कैस्पेज के एक्टिवेशन को रोककर इनहिबिट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है। मतलब ये कैस्पेज के एक्टिवेशन को इनहिबिट करेगा, इन सिंपल वर्ड, ठीक है। चलिए, तो फिलिप के बारे में ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। ये वायरसेस में, ह्यूमन में प्रेजेंट होता है और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? कैस्पेज के एक्टिवेशन को रोककर, ठीक है। चलिए, अब देखो एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखो, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ? कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन हुआ, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ? कैस्पेज 8 और 10 का एक्टिवेशन हुआ, ठीक है। फिर कैस्पेज 9 और कैस्पेज 8 और 10 इन्होंने एक्टिवेट किया कैस्पेज 3, 6, 7 को, मतलब एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट किया। फिर ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो है ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ठीक है। देखो, फॉस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा, कहीं ना कहीं डैमेज करने लगेगा। प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगेगा। न्यूक्लिएजेस जेनेटिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने लगेगा। मतलब सेल के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेल मर जाएगा, फिर डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक समरी है कि इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन हुआ, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 8 और 10 का एक्टिवेशन हुआ। अब फिर इन तीनों कैस्पेज ने एक्टिवेट किया एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को। फिर एग्जीक्यूशनल कैस्पेज एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये एक्टिव करेगा एंजाइम्स को। फिर एंजाइम्स सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियेजेस के बारे में। देखो, जो एपोप्टोसिस का न्यूक्लियेजेस होता है वो डीएनए को ब्रेक करता है एक स्पेसिफिक पैटर्न में, ध्यान रखना। और वो स्पेसिफिक पैटर्न क्या होता है? वो होता है इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए डैमेज। मतलब ये पॉजिटिव क्या है? इनको मान लो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन रैप विथ डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोसोम, क्लास 12th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अब एपोप्टोसिस का जो न्यूक्लियेजेस होता है वो इस तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न में डीएनए को काटेगा, मतलब इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए डैमेज करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए डैमेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, ध्यान रखना, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं। चलिए देखो, मान लो ये नॉर्मल इस तरह से सेल दिखेगा। फिर देखो, एपोप्टोसिस में आपको मिलेगा स्टेप लैडर पैटर्न, ठीक है, जबकि नेक्रोसिस में आपको मिलेगा स्मीयरिंग पैटर्न, ठीक है। अब देखो, एपोप्टोसिस में स्टेप लैडर पैटर्न इसलिए देखने को मिला क्योंकि एपोप्टोसिस का जो न्यूक्लियेजेस है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पैटर्न में काट रहा है। वो स्पेसिफिक पैटर्न क्या है? इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए डैमेज, ठीक है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि एपोप्टोसिस में स्टेप लैडर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि नेक्रोसिस में स्मीयरिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ ये कि स्टेप लैडर पैटर्न एपोप्टोसिस में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो न्यूक्लियेजेस है वो इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए डैमेज करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है, देखो, स्टेप लैडर पैटर्न सीन इन बोथ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ध्यान रखना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब स्टेप लैडर पैटर्न नेक्रोसिस में भी देखने को मिलेगा और एपोप्टोसिस में भी, लेकिन ज्यादातर देखने को मिलेगा एपोप्टोसिस में, ठीक है, ध्यान रखना।
इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। चलो एपोप्टोटिक बॉडी देख लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये नॉर्मल सेल है, फिर अगर ये नॉर्मल सेल एपोप्टोसिस करेगा तो ये कुछ छोटी छोटी टूटकर एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएगा। ठीक है, ये एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड होंगी और ये विथ और विदाउट न्यूक्लियस होंगी। मतलब जो न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल है, वो इन एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, और ध्यान रखना एपोप्टोटिक बॉडी के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होंगे या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ईट मी सिग्नल टू मैक्रोफेज, मतलब मैक्रोफेज को एक सिग्नल भेजेंगे जिसकी वजह से मैक्रोफेज अट्रैक्ट होगा, फिर फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अब देखो, ये मान लो एक नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल के अंदर जो फोस्फेटाडाइल सीरीन जो होता है, नॉर्मल सेल के अंदर फोस्फेटाडाइल सीरीन जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एपोप्टोटिक सेल के अंदर जो फोस्फेटाडाइल सीरीन है, मतलब पीएस फोस्फेटाडाइल सीरीन है, वो फ्लिप होकर आउटर मेम्ब्रेन पर आ जाता है। समझ लो ना, तो फ्लिपिंग ऑफ फोस्फेटाडाइल सीरीन होती है किसमें? एपोप्टोसिस में। ठीक है, और जब एपोप्टोसिस होता है ना सेल पर, तो और भी मॉलिक्यूल हैं जो एक्सप्रेस कर जाते हैं, जैसे C1q मॉलिक्यूल या थ्रोम्बोस्पोंडिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक्सप्रेस करते हैं एपोप्टोसिस में। नॉर्मली ये एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जब एपोप्टोसिस हो रहा होता है ना सेल के, तो ये एक्सप्रेस कर जाते हैं। अब जब ये एक्सप्रेस कर जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेज को, फिर मैक्रोफेज क्या करता है? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए मैं फिर से दोहराता हूँ। नॉर्मली फोस्फेटाडाइल सीरीन सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली लेयर पर प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही कोई सेल एपोप्टोसिस करता है तो फोस्फेटाडाइल सीरीन की फ्लिपिंग हो जाती है और ये आउटर मेम्ब्रेन पर आ जाता है। इसके साथ साथ कुछ और मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस करने लगते हैं, जैसे C1q थ्रोम्बोस्पोंडिन। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेज को, जो एनहांस कर देता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए अब देखो एफ्रोसाइटोसिस। एफ्रोसाइटोसिस की डेफिनेशन इतनी समझो, फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल और एपोप्टोटिक बॉडी इज नोन एज एफ्रोसाइटोसिस। ठीक है, फिर से मैं डेफिनेशन दोहरा देता हूँ। फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल और एपोप्टोटिक बॉडी इज नोन एज एफ्रोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए अब देखो ये वही है, एपोप्टोटिक बॉडी है, तो इनके आउटर सरफेस पर फोस्फेटाडाइल सीरीन, C1q मॉलिक्यूल या थ्रोम्बोस्पोंडिन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस कर जाएंगे। फिर ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे मैक्रोफेज को, मतलब ये एनहेंस करेंगे फेगोसाइटोसिस को। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखो, हॉलमार्क ऑफ एपोप्टोसिस एक्टिवेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर है कैस्पेज एक्टिवेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉलमार्क ऑफ न्यूरोनल एपोप्टोसिस एक्टिवेशन। ठीक है, देखो न्यूरॉन्स के अंदर कैस्पेज नहीं होता है, न्यूरॉन्स के अंदर नो कैस्पेज, तो इसका जो हॉलमार्क होता है वो होता है AIF। AIF की फुल फॉर्म ध्यान रखना, एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये जिपमर का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्लिनिको पैथोलॉजिकल रिलेशन देख लेते हैं। चलिए देखो, कुछ डिसीजेज में एपोप्टोसिस इंक्रीज कर जाता है। किन किन डिसीजेज में? वो देखो, पहला वायरल इन्फेक्शन में, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो एपोप्टोसिस इंक्रीज कर जाता है। दूसरा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में, जैसे अल्जाइमर डिसीज में, पार्किंसन डिसीज में या हंटिंगटन डिसीज में। ठीक है, तो ये दो तरीके की डिसीज हैं जिसमें एपोप्टोसिस इंक्रीज कर जाता है, और कुछ डिसीजेज में एपोप्टोसिस डिक्रीज कर जाता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। ठीक है, तो ये पूरी स्लाइड ध्यान रखना, बहुत काम की है। चलिए अब देखो, एक होती है टनल टेक्निक। ठीक है, टनल टेक्निक, तो ध्यान रखना टनल टेक्निक हेल्प करती है डायग्नोसिस ऑफ एपोप्टोसिस में। ठीक है, तो एपोप्टोसिस का डायग्नोसिस कौन करती है? टनल टेक्निक, ये पॉइंट ध्यान रखना। और एक होता है एनेक्सिन 5।
एनेक्सिन 5 या बहुत से लोग इसको एनेक्सिन V कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये होता है स्टेन ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। अब देखो एनेक्सिन 5 काम कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो ये नॉर्मल सेल है। अब ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसको आप मान लीजिए फॉस्फेटिडाइलसेरीन, ठीक है। तो नॉर्मल सेल के अंदर फॉस्फेटिडाइलसेरीन इनर वाली लेयर पर होता है, लेकिन मान लो एपोप्टोसिस हो गया तो ये फ्लिपिंग कर जाएगी, मतलब ये फॉस्फेटिडाइलसेरीन आउटर मेम्ब्रेन पर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही फॉस्फेटिडाइलसेरीन आउटर मेम्ब्रेन पर आती है तो एनेक्सिन 5 इससे अटैच हो जाती है और हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस हो चुका है, ठीक है। जबकि देखो नॉर्मल सेल के अंदर फॉस्फेटिडाइलसेरीन तो अंदर की तरफ है तो एनेक्सिन 5 बाइंड ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो आपका एपोप्टोसिस होता है समाप्त, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी लगी आपको तो कमेंट करिए, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। थैंक यू।